आप देख रहे हैं जीके जॉब एग्जाम यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन को। तो आज की क्लास की वीडियो में से कितने प्रश्न का आंसर आप सही दे पाते हैं, अपने आप को जांच करिएगा और अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अपने आप को ये भी जांच करिएगा कि कौन कौन से टॉपिक से संबंधित प्रश्न आपको याद नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन को। लेकिन उससे पहले मैं आपको पहले ही बता देना चाहता हूँ कि डेली के वीडियो का जो पीडीएफ होता है आपको फ्री में दिया जाता है रिवीजन करने के लिए। तो कैसे आप फ्री में पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं लास्ट में बताने वाला हूं। तो पूरा वीडियो को जरूर देखिएगा क्योंकि एक एक प्रश्न जो है काफी महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन को। तो आज का पहला प्रश्न है, गुरु नानक का जन्म स्थान कौन सा था? यानी गुरु नानक का जो जन्म हुआ था कौन से स्थान पर हुआ था? तो सही आंसर की अगर बात करें तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। तलवंडी में गुरु नानक का जन्म हुआ था। और कब? तो 1469 को। तो ये भी आप याद रखिएगा। बात करें 2 नंबर प्रश्न का, तो चोल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? चोल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, विजयालय ने चोल साम्राज्य की स्थापना किए थे। तो चलिए देखते हैं आज का अगला प्रश्न को। बात करें 3 नंबर प्रश्न का, तो मौलिक अधिकार भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से लिया गया है? मौलिक अधिकार भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से लिया गया है? तो सही आंसर की अगर बात करें तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अमेरिका के संविधान से लिया गया है भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार। वहीं अगर बात करें 4 नंबर प्रश्न का, तो मेटरनिख का पतन किस वर्ष हुआ था? मेटरनिख का पतन किस वर्ष हुआ था? तो सही आंसर की अगर बात करें तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 1848 में मेटरनिख का पतन हुआ था। बात करें 5 नंबर प्रश्न का, तो किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? किस संधि के द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फ्रैंकफर्ट की संधि के द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था। बात करें 6 नंबर प्रश्न का, तो क्रीमिया का युद्ध किस वर्ष हुआ था? क्रीमिया का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो राइट आंसर की अगर बात किया जाए तो ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। 1853 में क्रीमिया का युद्ध हुआ था। देखते हैं आज का अगला प्रश्न को। बात करें 7 नंबर प्रश्न का, तो धन विधेयक भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है? धन विधेयक भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है? तो सही उत्तर की अगर बात करें तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अनुच्छेद 110 में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है भारतीय संविधान को। कौन सा अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 110 में। बात करें 8 नंबर प्रश्न का, तो 1198 ईस्वी में किस तुर्क शासक ने बिहार शरीफ पर अधिकार किया था? 1198 ईस्वी में किस तुर्क शासक ने बिहार शरीफ पर अधिकार किया था? तो सही आंसर की अगर बात करें तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। बख्तियार खिलजी ने 1198 ईस्वी में बिहार शरीफ पर अधिकार किया था। तो आपसे प्रश्न यहां से ऐसे भी पूछा जा सकता है कि किस तुर्क शासक ने बिहार शरीफ पर अधिकार किया था? तो बख्तियार खिलजी ने। और कब अधिकार किया था? तो 1198 ईस्वी में। तो आपको यह भी याद रखना है। साथियों, आप जो भी लोग चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं या हमारा वीडियो आप तक पहली बार पहुंचा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको काफी महत्वपूर्ण प्रश्न बताए जाते हैं, पढ़ाए जाते हैं। यहाँ से प्रश्न आपको अपने एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। तो आप हमसे जुड़ के रहें और अपने एग्जाम की तैयारी को और मजबूत करके अपने एग्जाम को क्रैक करें। और इस वीडियो को अपने उन भाइयों और बहनों के साथ भी शेयर जरूर करें जो लोग बिहार पुलिस 2023 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो टाइम को बर्बाद नहीं करते हुए चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बात करें 9 नंबर प्रश्न का, तो स्वतंत्र भारत के प्रथम
राष्ट्रपति किस राज्य के रहने वाले थे? मोस्ट वीवीआई प्रश्न है। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति किस राज्य के रहने वाले थे? और स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? उनका नाम क्या था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और वह कौन कौन से राज्य के रहने वाले थे? तो सही आंसर की अगर बात करें तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। बिहार राज्य के रहने वाले थे स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति, जिनका नाम था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो आप याद रखिएगा। बात करें 10 नंबर प्रश्न का, तो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? बीसीसीआई का स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो सही आंसर की अगर बात करें तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 1928 में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की स्थापना की गई थी। बात करें 11 नंबर प्रश्न का, तो बिहार में पंचायती राज की संस्थाएं कितनी हैं? बिहार में पंचायती राज की संस्थाएं कितनी हैं? तो सही आंसर की अगर बात करें तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा 3। जी हाँ, एक ग्रामीण स्तर पर, प्रखंड स्तर पर और जिला स्तर पर। तो ये आप याद रखिएगा। बात करें 12 नंबर प्रश्न का, तो भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई? भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई? तो सही आंसर की अगर बात किया जाए तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 2003 में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की स्थापना की गई थी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बात करें 13 नंबर प्रश्न का, तो भारतीय संविधान के द्वितीय अनुसूची में किसका प्रावधान है? भारतीय संविधान के द्वितीय अनुसूची में किसका प्रावधान है? तो इस प्रश्न का सही आंसर की अगर बात करें तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इनमें से सभी। जी हाँ, राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा के स्पीकर का प्रावधान है भारतीय संविधान के द्वितीय अनुसूची में। बात करें 14 नंबर प्रश्न का, तो त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। जी हाँ, बौद्ध धर्म की पुस्तक है त्रिपिटक। यानी त्रिपिटक जो पुस्तक है, धार्मिक पुस्तक है, कौन से धर्म का? तो बौद्ध धर्म का। तो मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। और बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? तो गौतम बुद्ध। ये भी आपको याद होना चाहिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बात करें 15 नंबर प्रश्न का, तो लोकसभा स्पीकर का निर्वाचन होता है। लोकसभा के स्पीकर का जो निर्वाचन होता है किनके द्वारा होता है? तो राइट आंसर की अगर बात करें तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा लोकसभा स्पीकर का निर्वाचन होता है। देखते हैं आज का अगला प्रश्न को। बात करें 16 नंबर प्रश्न का, तो निम्नलिखित में से कौन भारत का पहला पुर्तगाली वायसराय था? निम्नलिखित में से कौन भारत का पहला पुर्तगाली वायसराय था? तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, डी अल्मीडा भारत का पहला पुर्तगाली वायसराय था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बात करें 17 नंबर प्रश्न का, तो पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो सही आंसर की अगर बात किया जाए तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 1498 ईस्वी में पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी। वहीं अगर बात करें 18 नंबर प्रश्न का, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में, दुनिया में कौन सा स्थान है? तो मैं आशा करता हूं कि इस प्रश्न का आंसर आप सभी लोगों को जरूर याद होगा। तो सही आंसर की अगर बात किया जाए तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 7वां स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बात करें 19 नंबर प्रश्न का, तो निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश की सीमा से नहीं लगती है? निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश की सीमा से नहीं लगती है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए यानी बिहार। जी हाँ, बिहार की सीमा बांग्लादेश की सीमा से नहीं लगती है। वहीं अगर बात करें ऑप्शन बी यानी पश्चिम बंगाल का, मिजोरम और मेघालय का, तो इन तीनों राज्यों का सीमा बांग्लादेश की सीमा से लगती है। बात करें 20 नंबर प्रश्न का, तो भारतीय मानक देशांतर रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? भारतीय मानक देशांतर रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 5 राज्यों से होकर गुजरती है भारतीय मानक देशांतर रेखा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बात करें 21 नंबर प्रश्न का, तो आकार के अनुसार ग्रहों का अवरोही क्रम बताएं। आकार के अनुसार ग्रहों का अवरोही क्रम बताना है आपको।
तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण आकार के अनुसार ग्रहों का सही अवरोही क्रम हो जाएगा ऑप्शन ए में जो ग्रहों का नाम दिया हुआ है ये वाला। तो मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो 22 नंबर में भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मुख्यमंत्री के कार्यों को परिभाषित किया गया है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मुख्यमंत्री के कार्यों को परिभाषित किया गया है? तो सही आंसर की अगर बात करें तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अनुच्छेद 167 में मुख्यमंत्री के कार्यों को परिभाषित किया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न का तो नरसिम्हन समिति का संबंध किससे है? नरसिम्हन समिति का जो संबंध है निम्न में से किससे है? तो राइट आंसर की अगर बात किया जाए तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बैंकिंग संरचना सुधारों से संबंधित है नरसिम्हन समिति का। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बात करिए 24 नंबर प्रश्न का तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई? तो इस प्रश्न का भी आंसर मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोगों को जरूर याद होगा। तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी। 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। वहीं अगर बात करें 25 नंबर प्रश्न का तो गिद्दा किस राज्य का नृत्य शैली है? गिद्दा कौन से राज्य का नृत्य शैली है? तो यहाँ आप प्रश्न का सही आंसर की अगर बात किया जाए तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। पंजाब का नृत्य शैली है गिद्दा। तो मैं आशा करता हूं कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। वहीं अगर बात करें 26 नंबर प्रश्न का तो किस देश ने 2030 तक चंद्रमा पर इंसान भेजने की तैयारी में है? किस देश ने 2030 तक चंद्रमा पर इंसान भेजने की तैयारी में है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए। जी हाँ, चीन जो है 2030 तक चंद्रमा पर इंसान भेजने की तैयारी में है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बात करें 27 नंबर प्रश्न का तो बचत खाते का उद्देश्य क्या होता है? बचत खाते का उद्देश्य क्या होता है? तो सही आंसर की अगर बात किया जाए तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। बचत बढ़ाना बचत खाते का उद्देश्य होता है। देखते हैं आज का अगला प्रश्न को। बात करें 28 नंबर प्रश्न का तो 2014 में किस खिलाड़ी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? 2014 में किस खिलाड़ी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो सही आंसर मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोगों को याद होगा। अगर याद नहीं है तो याद रखिएगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। सचिन तेंदुलकर जी को 2014 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो चलिए देखते हैं आज का अगला प्रश्न को। 29 नंबर प्रश्न का तो खेलो इंडिया के तहत बिहार के कितने जिलों में खेलो इंडिया सेंटर खोले जाएंगे? खेलो इंडिया के तहत बिहार के कितने जिलों में खेलो इंडिया सेंटर खोले जाएंगे? तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी। 33 जिलों में खेलो इंडिया के तहत बिहार के 33 जिलों में खेलो इंडिया सेंटर खोले जाएंगे। 30 नंबर प्रश्न का तो वर्तमान में बिहार के कृषि मंत्री कौन है? वर्तमान में बिहार के कृषि मंत्री कौन है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। कुमार सर्वजीत वर्तमान में बिहार के कृषि मंत्री हैं। तो ये आप जरूर याद रखिए। वर्तमान में कौन क्या है बिहार में, इससे संबंधित जो भी प्रश्न बनते हैं मैं ऑलरेडी बना करके अपलोड कर चुका हूं और आपको फ्री में पीडीएफ भी दे चुका हूं। तो इसका अभी तक आप पीडीएफ नहीं लिए हैं तो कैसे आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं लास्ट में बताने वाला हूं। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए। अगले प्रश्न की ओर बात करें 31 नंबर प्रश्न का तो गुण सूत्र जिनमें गुण सूत्र बिंदु अनुपस्थित होता है कहलाते हैं? गुण सूत्र जिनमें गुण सूत्र बिंदु अनुपस्थित होता है क्या कहलाते हैं? तो सही आंसर की अगर बात करें तो ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। एसेंट्रिक गुण सूत्र जिनमें गुण सूत्र बिंदु अनुपस्थित होता है क्या कहलाते? एसेंट्रिक कहलाते हैं। बात करें 32 नंबर प्रश्न का तो निम्न में से कौन सी धातु वजन में सबसे हल्की है? निम्न में से कौन सी धातु वजन में सबसे हल्की है या सबसे हल्की होती है? तो राइट आंसर की अगर बात करें तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। लिथियम धातु वजन में सबसे हल्की है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बात करें 33 नंबर प्रश्न का
तो टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है? टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लाइकोपीन के कारण। टमाटर का जो रंग होता है लाल होता है किसके कारण? लाइकोपीन के कारण। और टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। तो ये भी आप याद रखिएगा। बात करें 34 नंबर प्रश्न का, तो निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा उत्पादन हेतु कोशिकीय ईंधन होता है? निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा उत्पादन हेतु कोशिकीय ईंधन होता है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कार्बोहाइड्रेट जो है ये ईंधन हेतु कोशिकीय ईंधन होता है। कौन सा? कार्बोहाइड्रेट। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। बात करें 35 नंबर प्रश्न का, तो निम्न में से कौन एक पॉलीसैकेराइड नहीं है? निम्न में से कौन एक पॉलीसैकेराइड नहीं है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सुक्रोज जो है ये पॉलीसैकेराइड नहीं है। बात करें 36 नंबर प्रश्न का, तो भोजन की आवश्यकता क्यों होती है? भोजन की आवश्यकता क्यों होती है? तो सही आंसर मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोगों को जरूर याद हो गया होगा ऑप्शन देख करके। तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। जी हाँ, रोगों से रक्षा के लिए, ऊर्जा के लिए, शरीर की वृद्धि के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। तो प्रिय विद्यार्थीगण, मैं आपको बताते चलूं, अगर आपको किसी भी प्रश्न में डाउट हो, किसी भी प्रश्न के उत्तर में अगर आपको डाउट हो, तो आप हमसे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं सभी लोगों के कमेंट को रीड करता हूं। अगर कोई सवाल होता है आप लोगों का तो जवाब भी देता हूं। तो इसलिए अगर किसी भी प्रश्न में डाउट हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बात करें 37 नंबर प्रश्न का, तो अमीनो अम्ल के बहुलक क्या हैं? अमीनो अम्ल के बहुलक क्या हैं? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रोटीन जो है अमीनो अम्लों के बहुलक है। बात करें 38 नंबर प्रश्न का, तो निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है? तो इनमें से 3 राशि सदिश है, लेकिन एक ऐसी राशि है जो सदिश नहीं है। तो राइट आंसर की अगर बात करें तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आयतन जो है सदिश राशि नहीं है बल्कि अदिश राशि है। वहीं अगर बात करें ऑप्शन ए का यानी बल, बी में वेग और सी में विस्थापन, तो यह सदिश राशि है। तो मैं आशा करता हूं कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ से प्रश्न आपको अपने एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। सदिश राशि, अदिश राशि से संबंधित, एसआई मात्रक से संबंधित। तो ये सभी प्रश्न जो भी बनते हैं इनसे संबंधित प्रश्न आप जरूर याद रखें। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बात करें 39 नंबर प्रश्न का, तो प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक क्या है? प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक क्या है? तो सही आंसर की अगर बात करें तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चांदी प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो 40 नंबर में डायनमो निम्न को परिवर्तित करने की एक युक्ति है। डायनमो निम्न को परिवर्तित करने की एक युक्ति है। तो सही आंसर की अगर बात किया जाए, तो सही आंसर की अगर बात करें तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने की एक युक्ति है। कौन? डायनमो। तो यहाँ से प्रश्न आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है, कौन परिवर्तित करता है? तो डायनमो। तो ये आप याद रखें। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ से आपको हिंदी व्याकरण के प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो बात करें 41 नंबर प्रश्न का, दो दशानन शब्द में कौन सा समास है? दशानन शब्द में कौन सा समास है? तो सही आंसर की अगर बात करें तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। बहुव्रीहि समास है दशानन शब्द में। वहीं अगर बात करें आज का 42 नंबर प्रश्न का, तो 42 नंबर में अनुराग का विलोम शब्द क्या होता है? अनुराग का विलोम शब्द क्या होता है? तो सही आंसर की अगर बात किया जाए तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। विराग होता है अनुराग का विलोम शब्द। बात करें 43 नंबर प्रश्न का, तो काल का विलोम शब्द क्या होता है? काल का विलोम शब्द क्या होता है? तो सही आंसर की अगर बात करें तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अकाल होता है काल का विलोम शब्द। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो 44 नंबर में जी खट्टा होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? जी खट्टा होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है?
तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, मन में वैराग पैदा होना, जी खट्टा होना मुहावरे का सही अर्थ होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 45 नंबर प्रश्न का, तो गरीबों की नियमित धन इकट्ठा करो में कौन सा कारक है? गरीबों के नियमित धन इकट्ठा करो में कौन सा कारक है? तो सही आंसर की अगर बात करें तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, संप्रदान कारक है गरीबों के नियमित धन इकट्ठा करो में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बात करें 46 नंबर प्रश्न का, तो किस शब्द में तत्पुरुष समास है? किस शब्द में तत्पुरुष समास है? तो राइट आंसर की अगर बात करें तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, गृहगत शब्द में तत्पुरुष समास है। बात करें 47 नंबर प्रश्न का, तो वधवा गमन में कौन सी संधि है? वधवा गमन में कौन सी संधि है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी यानी यन संधि है वधवा गमन में। 48 नंबर प्रश्न का, तो सम्मेलन का पर्यायवाची शब्द निम्न में से कौन है? सम्मेलन का पर्यायवाची शब्द निम्न में से कौन है? तो सही आंसर की अगर बात करें तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ए और बी दोनों। जी हाँ, मंत्राना और समारोह जो है सम्मेलन का पर्यायवाची शब्द है। बात करें 49 नंबर प्रश्न का, तो रचना या बनावट की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं? रचना या बनावट की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं? तो सही आंसर होगा 3 भेद होते हैं। रचना या बनावट की दृष्टि से शब्द के कितने भेद? 3 भेद। तो कौन कौन? रूढ़ शब्द, यौगिक रूढ़ शब्द और योग रूढ़ शब्द। तो ये आप याद रखिएगा। वहीं अगर बात करें 50 नंबर प्रश्न का, तो अर्थ की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं? अर्थ की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए यानी 2 भेद होते हैं अर्थ की दृष्टि से। कौन कौन? तो सार्थक और निर्थक। तो ये आप जरूर याद रखिएगा। तो साथियों आज की क्लास के वीडियो में से कितने प्रश्न का आंसर आप सही दे पाए अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और कौन कौन से टॉपिक से संबंधित आपको प्रश्न याद नहीं था ये भी आप बतलाइएगा। आप अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए या हमारा वीडियो आप तक पहली बार पहुंचा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके आइकन को प्रेस जरूर कर ले, क्योंकि यहाँ आपको काफी महत्वपूर्ण प्रश्न बताए जाते हैं, पढ़ाए जाते हैं। यहाँ से प्रश्न आपको अपने एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। तो आप हमसे जुड़ के रहें और अपने एग्जाम की तैयारी को स्ट्रॉन्ग करके अपने एग्जाम को क्रैक करें। और इस वीडियो को अपने उन भाइयों और बहनों के साथ भी शेयर जरूर करें जो लोग बिहार पुलिस 2023 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल लिंक से ज्वाइन होकर डेली के वीडियो का आप फ्री में पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो चलिए मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में।